लास्ट एक्ट है जहाँ पे हमें जाननी चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें। ये 1956 में हुआ था। आप अगर एक बार ध्यान से लगा के देखोगे तो 1955 में सिर्फ मैरिज एक्ट आया था। 1956 में बाकी के 3 एक्ट आए थे, माइनरशिप और गार्जियनशिप का, मेंटेनेंस और एडॉप्शन का, और लास्ट में सक्सेशन एक्ट। ठीक है, अब देखो कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, सक्सेशन से क्या मतलब है यहाँ, प्रॉपर्टी मतलब है प्रॉपर्टी कोई भी इंसान सेल में दे सकता है, बेच सकता है, गिफ्ट में दे सकता है। और जब इंसान मर जाता है तो वो ज़मीन उसके डिपेंडेंट्स को दे दी जाती है, या उन को दे दी जाती है जो उसके बहुत आसपास थे लोग। ठीक है, अब ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, टेस्टामेंट्री बनाते हैं, यानी कि वो अपनी वसीयत लिख के जाते हैं कि मैं अपनी ज़मीन इस इंसान के नाम पे करना चाहता हूं, जिसमें लॉ दखलंदाजी नहीं करेगी। यहाँ पे दिक्कत बहुत कम आती है क्योंकि पहले से ही बंटवारा रखा होता है कि किसको कितनी मिलने वाली है, पता होता है। पर जब जहाँ पे किसी का पता नहीं है कि कितनी ज़मीन किसके नाम जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वसीयत में लिखा नहीं कि उनके दिल के करीब कौन इंसान था, वो किसे ज़्यादा ज़मीन देना चाहते हैं, सबको इक्वल देना चाहते हैं, ऐसे केस में इनको कहा जाता है इंटरस्टेट सक्सेशन। इंटरस्टेट सक्सेशन में यही होता है जहाँ पे टेस्टामेंट्री या विल नहीं होती है, वहाँ पे कोर्ट बीच में आती है और लोगों के बीच में बंटवारे करती है। साथ में ये एक्ट हिंदू मेल्स को, हिंदू फीमेल्स को सक्सेशन के राइट्स दिया करता है। इससे पहले सर्वाइवरशिप हुआ करती थी, जिन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे अभी। ये बात करता है सक्सेशन का यहाँ पे। साथ में यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है कि किसको ज़मीन नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पे वुमेन्स को एब्सोल्यूट ओनर बताया गया है उसकी प्रॉपर्टी का, जो उसकी खुद की कमाई हुई है या उसको सक्सेशन में मिली हुई है। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए मोटे मोटे तौर पे, जैसे कि प्रॉपर्टी की हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या बात होती है। एक जॉइंट फैमिली जब चलती आती है, हम उसे डिस्कस करेंगे अभी। उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 तरीके की हो सकती है। पहली एंसेस्ट्रल, यानी कि वो बरसों से पुराने आपके ग्रैंडफादर से होते हुए, पापा से होते हुए आपके पास आती है, तो इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये जॉइंट प्रॉपर्टी भी कही जाती है। साथ में वो आपके साथ आपके ताऊ के बच्चों में, आपकी बुआ के बच्चों में भी बांटी जाएगी। ठीक है, पर जो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके माँ बाप के द्वारा कमाई गई जमीन, जो उनके हाथ में होता है कि वो आपके पास जाए या वो ना जाए। इट इज आउट ऑफ सेल्फ अर्निंग एंड सेल्फ एक्वायरिंग। ठीक है, चाहे तो वो चाइल्ड को शेयर दें उसका, या तो उसको दान कर दें, या कुछ भी कर दें, फर्क नहीं पड़ता। पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास आनी ज़रूरी होती है, बिकॉज उसको वो बेच नहीं सकते अगर वो आपके नाम पर है तो। मतलब अगर उनके ज़मीन में है वो बेच सकते हैं, पर वो आपको वो ज़मीन लेने से मना नहीं कर सकते कि हम आपको दखलंदाज, मतलब आपके ज़मीन से हम मुनाफा ले लें, ऐसा कोई सीन। साथ में ये प्रॉपर्टी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाएगी जब वो आपके पास आ जाएगी। अब क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए क्या होगा, वो आपके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, फिर उनके फादर से उनके पास आ रही है, यानी कि अब वो उनके लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जांपल, आपके पापा ने 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब उन्होंने वो आपके नाम पे कर दी, जिसमें से आपको और आपकी बहन को 1-1 एकड़ मिल गया। अब वो जो प्रॉपर्टी होगी अब वो आप बेच नहीं सकते, बिकॉज अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन चुकी है, वो आपके बच्चों के पास जाएगी और आप उन्हें अब उनके राइट से वंचित नहीं रख सकते हो। साथ में जब ऐसे केस में क्या होगा कि बाप अगर जिंदा है और बच्चे जो हैं ज़मीन का बंटवारा करवा लेते हैं, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ये ज़मीन का जो टुकड़ा हुआ करता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो अपने बच्चों में बांटेगा, अपने लिए भी रखेगा। अपने दोनों बच्चों में बांट दिया, अपने लिए भी रखा। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद जब इसका बाप मर जाएगा तो अभी इसका क्या हुआ, इसका अभी 1/3 हुआ इस जगह का। अब जब ये मर जाएगा, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये F वाला पोर्शन, ये इसका भी आधा हिस्सा होगा जो इसका भाई और इसका दूसरा भाई लेगा या उसकी दूसरी बहन लेगी। तो ऐसे केस में इसको कहते हैं नोशनल पार्टीशन। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक ही है और जो दूसरी ज़मीन है वो उनकी माँ के लिए है, पर जब माँ मर जाएगी तो वो ज़मीन फिर से इन्हीं 2 बच्चों के नाम पे हो जाएगी। तो जब आदमी मर जाता है उसकी ज़मीन दोबारा से, अगर उसने जीते जी भी बंटवारा कर दिया, वो ज़मीन फिर से बांटी जाएगी, जिसे हम नोशनल पार्टीशन कहते हैं। अगली चीज़ देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। समझने में आसान है जॉइंट फैमिली क्या होती है, जहाँ पे कॉमन एंसेस्टर हुआ करते हैं आपके और सब साथ में रहते हैं, यानी कि बच्चे, बुजुर्ग, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर, मदर, सारे के सारा परिवार एक साथ रहता है। ठीक है, अगर किसी की डेथ होती है
तो एक जॉइंट फैमिली में दिक्कत नहीं होती, पर जब एक न्यूक्लियर फैमिली में डेथ होती है तो ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल 4 लोग की फैमिली है, माता पिता और एक लड़का एक लड़की। अगर लड़की मरती है तो बाकी ज़मीन बच्चे के पास, लड़के के पास आ जाती है। अगर माँ मरती है और बाप मर जाता है तो पूरी ज़मीन दोनों बच्चों के पास चली जाती है। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इतना दिक्कत नहीं आती अगर कोई एक इंसान मर जाता है तो। ठीक है। को पार्सिनरीज, इसमें क्या होता है, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर कितने लोग अपना दावेदार हैं, कितने हक रखते हैं उस जमीन के ऊपर, उसे हम को पार्सिनरीज कहते हैं। को मतलब कि आप जानते हैं किसी के साथ मिला जुला है, 2 लोगों की बात चल रही है। पार्सिनरी मतलब कि उस टुकड़े के ऊपर कितने लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। जब 3 जनरेशन होती हैं हम उसे सिंगल को पार्सिनरीज कहते हैं। लाइक आप खुद हो, आपके बच्चे हैं और उसके भी बच्चे हैं, ऐसे को हम कहते हैं सिंगल को पार्सिनरीज। और ये डिफाइन किया गया था मिताक्षरा स्कूल में। खैर जानना सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल वाली, उसके अंदर जिन जिन लोगों का हक होता है, कि आपकी बहन का भी, आपके भाइयों का भी, आपके तायों के भाइयों का भी, उन सभी को नाम दिया गया है को पार्सिनर्स के नाम से। ठीक है। अब दूसरा है कर्ता, यानी कि जो कर्ता धरता है, यानी कि जो मैनेजर है आपकी जॉइंट फैमिली का। वो कोई वुमेन भी हो सकती है, कोई सीनियर मोस्ट मेल भी हो सकता है, जो आपकी फैमिली को बाहर जाके दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी आ सकता है, श्रेया विद्यावती वर्सेस अशोक 2016 का, जहां पे घर के कर्ता के बारे में डिस्कशन हुआ था। 2 छोटे छोटे डिस्कशन और हैं। सन्स पायस ऑब्लिगेशन, पायस मतलब कि बहुत सीक्रेट, बहुत अच्छा, एकदम डिवाइन वाला ऑब्लिगेशन क्या होता है एक सन का। सबसे पहली बात, ये 2005 में हटा दिया गया था पायस ऑब्लिगेशन। ये पहले हुआ करता था जिसमें सन या ग्रैंड सन को अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का अगर कोई भी डेप्थ होता था तो इन्हें चुकाना पड़ता था, जो कि सन्स की पायस ऑब्लिगेशन मानी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आदमी और डॉटर एंड सन दोनों के बीच में डिवाइडेड होती हैं। साथ में वन मोर थिंग इज देयर, द स्त्री धन, यानी कि औरत को जो भी धन उसकी शादी के दौरान मिलता है या फिर पिता के बाद में मिलता है, उसे स्त्री धन कह सकते हैं। यह एब्सोल्यूट ओनर उसकी खुद ही होती है, उसका पति उस पर बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता है। और अगर वो औरत मर जाती है तो जो उसका धन होता है, यानी कि उसकी जो वेल्थ होती है, वो उसके सन और उसकी डॉटर में बांट जाती है। साथ में यही वेल्थ आगे चल के वो एंसेस्ट्रल बन जाती है धीरे धीरे, जो कि फिर इनहेरिट करी जा सकती है गिफ्ट, शेयर और मैरिज में एक्वायर करके जो औरत पाती थी। ये औरत मतलब एक्वायर कर सकती थी, अर्न कर सकती थी, अपने पैसों से शेयर कर सकती थी, गिफ्ट में मिला या इनहेरिटेंट हुआ। अब ये सारा का सारा बन जाएगा एंसेस्ट्रल उसके मरने के बाद में, जो धीरे धीरे अब इनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चों में जाता जाएगा। हमने अभी जनरल टॉपिक्स की बात करी जो आपको कहीं ना कहीं अंदर पढ़ने को मिल जाएंगे या सुनने को मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सीधा सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 3 डेफिनेशन की बात करता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला एग्नेट्स। एग्नेट्स मतलब कि 2 इंसान आपस में रिलेटेड हैं बाय द ब्लड या फिर वो एडॉप्शन के थ्रू रिलेटेड हैं, पर उनका रिलेशन में आने का सिर्फ और सिर्फ मेन रीज़न था मेल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैं और चाचे के बेटा दोनों में क्या कॉमन हुआ, हमारे पापा कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर कॉमन हुए। वैसे ही इसकी बात होती है एग्नेट्स मतलब कि आपके पापा के साइड वाले जितने भी रिश्तेदार हैं आपके। वैसे ही कॉग्नेट्स मतलब कि आपकी मम्मी, यानी कि नॉट ओनली थ्रू मेल्स, यानी कि यहाँ पे फीमेल ही है सीधा मतलब इसका, जहाँ पे आपकी ननिहाल वाली साइड के जितने भी रिलेशन आपके साथ के हैं उन्हें हम कॉग्नेट्स कहेंगे। यहाँ पे वो भले ही बच्चे एडॉप्टेड हों या ब्लड के रिलेशन में हो, वो मैटर नहीं करता। तो इसको याद करने का बस एक तरीका है कि जैसे आप देख सकते हो नॉर्मल सोसाइटी में पहला दर्जा फादर वाली साइड को दिया जाता है, देन मदर वाली साइड को दिया जाता है। जस्ट लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है, सी बाद में आता है। तो याद करने के लिए यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो। साथ में ये वाली डेफिनेशन हर जगह आती है, 4 नंबर में बहुत आ सकता है क्वेश्चन की कस्टम्स क्या होते हैं, जो कि बहुत यूनिफॉर्म हैं, कंटिन्यूस चलते हुए आ रही हैं, एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम से ऑब्जर्व किए जा रही हैं, किसी भी कम्युनिटी ग्रुप या सर्टेन लेवल पे विलेज में मनाए जाते हैं।
और धीरे धीरे ये सोसाइटी के अंदर फोर्स गेन कर लेते हैं, और फोर्स गेन करते ही ये लॉ बन जाते हैं, इन्हें हम कस्टम्स कहते हैं। इसलिए ये कस्टमरी लॉज होते हैं, जैसे कि हिंदू लॉ। ये साथ में रीजनेबल होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट नहीं होने चाहिए, साथ में किसी भी टाइम में दुनिया में ये कभी भी छोड़े नहीं जाने चाहिए कस्टम्स। साथ में हायर का मतलब कर लेते हैं हेयर, यानी कि उस जमीन को आपके बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसको हेयर कौन करेगा। तो जो सक्सेशन होगा, यानी कि आपसे आपके बच्चों में जो सक्सेशन होगा, उसको प्रॉपर्टी को जो दिया जाएगा इंटरस्टेट में, उसे हायर कहते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही एंटाइटल होते हैं प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए, अनटिल अनलेस वो टेस्टमरी ना हो, उसमें पापा की राजी जाएगी। साथ में इंटरस्टेट जो मैंने अभी बता दिया, जिसके बारे में कोई टेस्टमरी नहीं है, जिसके बारे में बाप ने कोई विल छोड़ी नहीं घर में, ताकि कलेश होता रहे। ज़्यादातर ये पुराने टाइम में होता था जब लोगों को पता नहीं था कि वसीयत बना के जा सकते हैं, पर जब लोगों को पता लगना चालू हुआ कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो लोग पहले ही मरने से अपनी वसीयत बना लेते हैं और घर वालों को देके चले जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6, जो बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रांसफर कैसे होगा पर्सन्स का, यानी कि कितने पर्सन को कितना प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला है। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में, यानी कि जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में किस पर्सन के हिस्से में कितना ट्रांसफर आने वाला है। खैर अगर लॉ की बात करें तो वो डिपेंड करेगा अभी आगे जब पढ़ोगे आप, पर यहाँ के लिए मैं बता देता हूँ आपसे कि हिंदू लॉ में हर किसी को इक्वल दर्जा मिला है, डॉटर्स को एंड सन्स को। तो यहाँ पे डॉटर को इंक्लूड किया गया 2005 की अमेंडमेंट के बाद में, और यहाँ पे बोला गया जैसे आदमी पहले से कोपार्सिनर्स होते हैं, यानी कि उनको पता है कि उनके पास ज़मीन आने वाली है, वैसे ही अब बाय वर्थ लड़कियां जो हैं उनको भी कोपार्सिनर्स कहा जाएगा। साथ में उनके सेम राइट्स होंगे, सेम लायबिलिटीज़ होंगी जो वो एज अ कोपार्सिनर सर के पास हुआ करती थी। यानी कि अगर आदमी को पैसे मिलते थे तो वो भी करते थे, डेप्थ होते थे, लायबिलिटीज़ होती थी तो वो लड़के पूरा करते थे ना, मैंने बताया था सन्स पायस ऑब्लिगेशन, अब वो लड़कियों के ऊपर भी शिफ्ट हो गई थी कुछ हद तक। ठीक है, प्रोवाइजोस में ये कहता है कि इस एक्ट का जो अफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिवली आएगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब कि आने वाले समय में, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली जो कि पीछे वाले समय में। एंड इसके साथ में बात करी जाती है कि जो प्रॉपर्टी है फीमेल की वो पूरी तरीके से फीमेल के हक में होती है, वो उसका चाहे वो कैसे भी इस्तेमाल करे। ये हम सेक्शन 14 और 15 में डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, पर उसका पूरा पोजीशन ओनरशिप उसके पास में होती है। साथ में डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेशन इज नॉट सर्वाइवरशिप, मैंने आपको बताया था सर्वाइवरशिप नहीं है, ये को पेरेंसी है, को पार्सिनरीज है यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे ये कहा गया है इक्वल डॉटर का शेयर जो है इक्वल होगा सन के शेयर से, और शेयर ऑफ प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर टू द सर्वाइविंग चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल आप जी रहे हैं, आपकी डॉटर आपकी सन है, उनके जो डॉटर एंड सन होंगे उसमें भी आप इक्वल डिवाइड ही करके देंगे उनको। और ये नीचे वाला ये कह रहा है कि जब आपके इनके डॉटर एंड सन होंगे तो इनके भी होंगे, लाइक जनरेशन बाय जनरेशन। यहाँ पे इन्होंने बस लाइंस बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमने पढ़ा प्रोवाइजो में कि वो 2005 के बाद में प्रोस्पेक्टिव लगेगा ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है प्रोग्रेस, मतलब समझो ऐसे, प्रोस्पेक्टिव से सुनने में समझ में आता है कि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब कि आगे कुछ कर पाओगे आप, पीछे कुछ नहीं कर पाओगे। एंड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि इसके पीछे वाला अपोजिट। ऑब्वियसली जब प्रोस्पेक्टिव का मतलब आगे वाला हुआ तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे। अगर 2005 में कोई लॉ आता है वो कहता है कि वो प्रोस्पेक्टिव लगेगा, यानी कि वो 2005 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर लगेगा। फॉर एग्जांपल आईपीसी बदल के बीएनएस आया, उसका जो एप्लीकेशन था वो प्रोस्पेक्टिवली था, यानी कि आने वाले डेट्स के ऊपर था, पर उससे जो पहले सारे केसेस गवर्न हुआ करते थे उनके ऊपर आज भी आईपीसी लगता है। इज दैट क्लियर? इसके साथ में केस क्या आया यहाँ पे, प्रकाश वर्सेस फूलवती। यहाँ पे वो कहती उसके पापा 2000 में मर गए थे, 2000 में मर गए, 2005 में अमेंडमेंट आई कि राइट इक्वल होगा अब बेटे का और बेटी का। वहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होता है तो आपको राइट नहीं है को पार्सली के रूप में। पर ये वाला केस 2008 में गया
तमन्ना वर्सेस अमर 2008 में, पर वहाँ पे अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये तो सही कहा है इन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये केस 2020 में दोबारा उठा विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में, जहाँ पे ये कहा गया बाय बर्थ राइट होता है, जैसे कि एक आदमी का राइट होता है अपने बाप की ज़मीन में, वैसे ही औरत का होता है। अब भले ही बाप जिए या मरे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के ऊपर, आपका राइट है तो मतलब आपका राइट है। अब देखो हमें इस सेक्शन के आगे दो चीज़ें अभी मेन पढ़नी है, पहली तो मेल का सक्सेशन, दूसरा फीमेल का सक्सेशन, और एट द एंड हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, कि आपको ज़मीन क्यों नहीं मिलेगी, एक्सेप्शंस के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। रूल मैं बता देता हूँ आपको कि एक मेल सक्सेशन में आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आर मर जाता है तो इसके बाद सबसे पहला हक किसका होगा इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सेक्शन बताता है सबसे पहले क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, देन एग्नेट्स यानी कि पिता के साइड वाले लोग, देन कॉग्नेट्स यानी कि माता की साइड वाले लोग, उनको मिलेगा। यहाँ तक बात तब जाएगी जब ऊपर वाले में कोई हायर नहीं होगा इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अब हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो ये है कि क्लास 1 और क्लास 2 में क्या होते हैं। बाकी एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स तो आप समझ सकते हैं, चाचा के लड़के और मामा के लड़के कॉग्नेट्स में आ गए हमारे, बुआ के लड़के एग्नेट्स में आ गए हमारी, एंड मौसी के लड़कियां हमारी कॉग्नेट्स में आ गई। इतने तो क्लियर हो गया एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्लास 1 एंड क्लास 2 हियर। और साथ में एक और चीज़ है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, वो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में भी क्योंकि क्लास 1 की बात करी गई है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको दो सेक्शंस। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 1 हेयर की बात चल रही है, उसमें मिलने वाला है। अब क्लास 1 में ऐसा तो है नहीं कि कोई अकेला इंसान होगा, उसमें भी काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें तो आपके सन को भी मिलना चाहिए, उसमें ग्रैंडसन को भी मिलना चाहिए, पर ये देखा जाएगा कि सबसे पहली एंट्री कौन सी है, लाइक आपसे सबसे क्लोजेस्ट लिंक कौन सा है। तो ऑब्वियसली ग्रैंडसन आपके सन के बाद ही आया, तो सन उससे पहले हुआ, अगर वो जिंदा है तो उसको पहली एंट्री मिलेगी आपकी ज़मीन में। साथ में अब हम बात कर लेते हैं क्लास 1 हेयर में। ये तो हमने बात करी क्लास 1 हेयर में, लाइक एंट्री के बेसिस पे किसको कितनी मिलनी चाहिए, लाइक क्लास के बाद और क्लासिफिकेशन हुआ उसमें, उसकी वजह से। अब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हेयर 1 में देख लेते हैं। विडो को 1, सर्वाइवर सन, डॉटर या मदर को 1 शेयर, सबको 1-1 शेयर ही जाएगा यहाँ पे। साथ में हायर ऑफ प्रीडिसीज सन या डॉटर, हायर ऑफ प्रीडिसीज सन या प्रीडिसीज डॉटर, उनकी डॉटर सन को, लड़के में विडो सन या डॉटर को। समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, आओ उसको क्लियर करते हैं। जहाँ पे छोटे छोटे डाउट आ जाते हैं ना इतने सारे रिश्तों को लेकर के, एक छोटा सा चार्ट बना लिया करो, माइंड में बना लिया करो, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाया करेगी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्लास 1 हेयर के लिए। खैर जो अभी हमने सेक्शन 10 पढ़ा उसके अंदर केवल इतने लोगों का जिक्र मिलता है हमको कि इन लोगों के अंदर वो प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यही वो आर बंदा है, ठीक है, आर बंदे की मौत हो गई तो 1 शेयर जाएगा उसकी मदर को, 1 शेयर जाएगा उसके बेटे को, ठीक है, 1 शेयर जाएगा उसकी डॉटर को। यहाँ इस लड़के की 2 लड़के 2 लड़कियां हैं फॉर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। साथ में उसकी विडो को, अब यहाँ पे विडो 1 या 2 भी हो सकती हैं, 2 इस केस में कि ये बहुत पुराना एक्ट है, तो उस टाइम पे लोग 2 शादियाँ भी किया करते थे जहाँ पे कस्टम्स हुआ करते थे, पर अब टाइम चेंज हो चुका है तो हमें को वाइफ्स देखने को कम मिलती हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये सारे हमारे क्लास 1 हेयर में आ गए हैं लोग। अब जो दिक्कत वाली चीज़ें हैं वो आएंगी यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स होंगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया इन सारे लोगों को इन सारे लोगों को आपने फर्स्ट ईयर माना, जितने भी ये लोग हैं। अब इनके बाद जो सेकंड लेवल पे आएंगे उन लोग की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 9 में कि पहली एंट्री बेटे की है, सन की है यहाँ पे, और ग्रैंड सन की इसके नीचे आएगी। लाइक ये रहा ग्रैंड सन यहाँ पे, इसकी एंट्री बाद में है। तो अब पहला हक बनता है बेटे का अपने बाप की ज़मीन के ऊपर। साथ में क्लास 1 हेयर में अगर आप देखें तो जब आर का बेटा पी भी मर जाता है तो उसकी जो विडो होगी उसके भी सन होंगे, उसकी भी डॉटर होगी। इफ इन केस की बात चल रही है, यहाँ सब में ऐसे बात चल रही है। सो
उनको भी क्लास 1 हेयर में रखा गया है। साथ में अब ऐसा मत समझना कि मैंने इस वाले सन और इस वाली डॉटर को छोड़ दिया है, उसका पर्पस सिर्फ इतना था बताने के लिए कि क्लास 1 हेयर में ये सारे लोग आएंगे। पर अगर यही सन फॉर एग्जांपल यही पी था एंड ये अब मर जाता है, ठीक है, यही डॉटर है, ये अब मर जाती है, इसके बच्चे होंगे, ये क्लास 1 हेयर में जाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली है कि आप आर हो, आपका बेटा पी था, उसका बेटा एस था, उसके तीनों लोग यानी कि विडो, डॉटर एंड सन, तीनों लोग क्लास 1 में आएंगे। पर जो आपका बेटा है और जो आपकी बेटी है, विच मीन्स जो आपकी पोती है, पोती की बेटी को आप पैसे देंगे, मतलब आप उसको जमीन देंगे एज अ फर्स्ट हेयर। लड़कों को यहाँ पे तवज्जो थोड़ी कम दी गई है। एंड सेम केस में होता है यहाँ पे भेदभाव हो रहा है बेटी मतलब पोती के बेटे के साथ, पर यहाँ पे हो रहा है आपकी जो आपकी बेटी है उसका जो बेटा है, उसका बेटा आप उसको नहीं देंगे, पर आपकी जो बेटी की बेटी है उसके बेटी और बेटे दोनों को देंगे। अगर आप इसको थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करेंगे शांत दिमाग से, तो मे बी आपको थोड़ा समझ में आना चालू हो कि क्लास 1 हेयर सिर्फ इतना ही है जो आपको बताना है आपकी बेटी, बेटा, माँ और आपकी विडो, ठीक है। अब क्लास 2 हेयर में अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ एक्सेप्शंस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि फादर तो था ही नहीं आपका, उनको तो मिला ही नहीं, तो आपके फादर जो आते हैं वो क्लास 2 में आते हैं, पर इनका यहाँ पे इनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब फर्स्ट एंट्री में आते हैं, आई मीन टू से ये फर्स्ट एंट्री में आते हैं। अगर ये सारे लोग भी जिंदा होते तो फर्स्ट एंट्री में इनके पापा को मिलती। लाइक ये मैंने सिर्फ आपको क्लास डिवीजन दिखाया, अब मैंने आपको इनका अभी एंट्री डिवीजन नहीं दिखाया। एंट्री डिवीजन याद करने में और थोड़ा टाइम जाएगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको ना करते हुए आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक, ठीक है। साथ में आप 2-3 चीज़ें ना आप बहुत कॉमन से तैयार करके रख लो। अब यहाँ पे ना यही 4 चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, आपका फादर आप उसको सेकंड क्लास में रखेंगे, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आप उनको भी यहाँ पे सेकंड क्लास में रखने वाले हो। साथ में आपके फादर का ब्रदर एंड सिस्टर, जस्ट लाइक तुमने अपने ब्रदर एंड सिस्टर नहीं रखे तो इनके कैसे रखोगे, ठीक है, इनके भी नहीं रखने, इनकी मदर और इनके स्टेप वाइफ अगर कोई होगी तो वो। साथ में तुम्हारे ग्रैंडफादर भी, तुम उनको भी सेकंड क्लास में ही रखोगे। साथ में वैसे ही अगर तुम्हारी मदर है तो उनके ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि तुम अपने ब्रदर एंड सिस्टर नहीं रख रहे हो, ठीक है, उनके भी फादर एंड मदर नहीं है तुम्हारे, तुम सिर्फ अपनी मदर का देखोगे, बाकियों की मदर का नहीं देखोगे, ठीक है। सो ये हमारे क्लास 2 हेयर में आ जाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर कि क्लास 1 हेयर और 2 हेयर में क्या है। साथ में आप ये जो 2S देख रहे हो, ये सन की बात हो रही है। ये वो 2 सन हैं जिन्हें आप क्लास 1 में नहीं रखते हो, ठीक है। सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड सन, हेयर ही इज सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब मेल के सक्सेशन की हम अगले वीडियो में बात करेंगे।